टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, मौद्रिक नीति क्या होती है। इस टॉपिक में आपको मैं जितनी भी मौद्रिक नीति के टूल्स होते हैं वो सब बताऊंगा। कुछ टूल्स जो आपने किताबों में भी नहीं देखे हैं वो टूल्स भी बताऊंगा जो मैंने आरबीआई की साइट से लिए हैं। इसके अलावा हम इसमें मौद्रिक नीति देखने वाली हैं, साथ में न्यून मांग और आधिक्य मांग पर इसका क्या इंपैक्ट होता है और कैसे उसको कंट्रोल करता है आरबीआई, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। आइए चलते हैं इस बिग टॉपिक को। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मौद्रिक नीति का न्यून मांग एवं आधिक्य मांग पर प्रभाव। यही हमारी मौद्रिक नीति भी है और यही हमारी न्यून मांग और आधिक्य मांग पर कंट्रोल करने की नीति भी है। हम इसको देखते हैं कैसे अप्लाई होती है ये पूरी नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे देख लें पहले मौद्रिक नीति कौन क्रियान्वित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ही मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करता है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है जो इस संपूर्ण मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करता है। इसको मौद्रिक नीति को दो भागों में बांटा जाएगा। आगे हम देखेंगे इसको मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में हम बैंक दर, RRR रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, MSF, MSS, LAF ये देखेंगे। इसके अलावा गुणात्मक उपकरण में हम सीमांत आवश्यकता, साख की राशनि, नैतिक दबाव ये देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक जो कि केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा किया जाता है। इस नीति का प्रयोग करके केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब मौद्रिक नीति का प्रयोग भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है जो साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मात्रात्मक साख नियंत्रण, जिसे हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। इसके अंतर्गत उन उपायों का प्रयोग किया जाता है जिनसे देश में मुद्रा की मात्रा नियंत्रित होती है। ध्यान दें, मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत केवल उन्हीं उपायों का जिक्र किया जाता है जिनसे मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मात्रात्मक उपाय में मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। इसी कारण इसे परिमाणात्मक उपाय भी कहते हैं। मात्रात्मक उपाय को ही क्या कहते हैं? परिमाणात्मक उपाय। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला उपाय कौन सा है मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का मात्रात्मक। तो पहला उपाय है बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है, वो इंटरेस्ट रेट या वो ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से दीर्घ काल के लिए उधार लेते हैं। ध्यान दें, इसमें दो तीन पॉइंट आए। सबसे पहला, वाणिज्यिक बैंक लोन ले रहा है। वाणिज्यिक बैंक किससे लोन ले रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भारतीय रिजर्व बैंक से लोन ले रहा है। और कितने समय के लिए? दीर्घ काल के लिए। तो बैंक दर क्या होती है? वो ब्याज दर होती है, बैंक दर, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घ काल के लिए उधार लेता है। वाणिज्यिक बैंक को पैसे की जरूरत है दीर्घ काल के लिए, और जब वो आरबीआई से वो पैसा लेता है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट रखती है उसे हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। इसी दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय बिलों की पुनर्कटौती का कार्य भी करता है। अर्थात अलग अलग प्रकार के विनिमय बिल होते हैं, उनकी पुनर्कटौती का कार्य भी इसी पर किया जाता है। तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण भी प्रदान किया जाता है इसी बैंक दर पर, इसलिए इसे कटौती दर भी कहते हैं। बैंक दर नीति का सर्वप्रथम प्रयोग 1839 में इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया था सबसे पहले। और वर्तमान में भारत में बैंक दर कितनी है? 4.25%। ये चेंज होती रहती है, इसलिए आप लेटेस्ट आंकड़े अपने पास ले। अब देखते हैं बैंक दर द्वारा कैसे साख नियंत्रण किया जाता है आरबीआई द्वारा। बैंक दर
कम होने पर उसे सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं, जबकि बैंक दर अधिक होने पर उसे महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है। सस्ती मुद्रा नीति मतलब सस्ते में मुद्रा मिल जाना, उसे सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। और महंगी मुद्रा नीति मतलब कि महंगा लोन मिलना, उसे महंगी मुद्रा नीति कहते हैं। बैंक दर में परिवर्तन होने पर बाजार की ब्याज दर में भी परिवर्तन होता है और परिणाम स्वरूप फिर साख की लागत या पूंजी की लागत, साख की लागत या पूंजी की लागत क्या होती है? ब्याज को ही साख की लागत या पूंजी की लागत या ऋण की लागत कहते हैं और उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं हम कि बैंक दर के साथ क्या किया जाता है जब मुद्रास्फीति हो। यदि बाजार में मुद्रास्फीति है, अधिमांग है, तो इसका अर्थ है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, तभी तो मांग ज्यादा है। महंगाई कब होती है? जब मुद्रा ज्यादा हो मार्केट में, तो मुद्रा की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करेगा? ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देगा। केंद्रीय बैंक ने क्या किया? बैंक दर को बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण बाजार की ब्याज दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक अगर केंद्रीय बैंक से ज्यादा रेट पर लोन लेगा तो वो बाजार की ब्याज दर को भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा, और लोग ऋण की फिर लागत बढ़ने के कारण कम ऋण ले पाएंगे। ब्याज दर बढ़ गई तो लोग क्या करेंगे? बैंकों से कम ऋण लेंगे, और कम ऋण लेंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? उसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे मांग में कमी होगी और अंततः मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि बाजार में मंदी हो, मंदी का मतलब मांग कम है, न्यून मांग की स्थिति है, तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या है? कम है। तो मुद्रा की मात्रा कैसे बढ़ेगी? ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए बैंक दर को घटा देगा, जिसके कारण बाजार की जो ब्याज दर है वो भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जैसे ही ब्याज दर घटेगी, लोग ऋण की लागत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस कारण लोग क्या करेंगे? ज्यादा ऋण लेंगे बैंकों से, और जितना ज्यादा लोग बैंकों से ऋण लेंगे उसके फलस्वरूप बाजार में क्या होगा? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में वृद्धि होगी और मंदी पर नियंत्रण हो जाएगा। तो यह है बैंक दर नीति का प्रभाव मुद्रास्फीति और मंदी पे। ये साख नियंत्रण के उपाय हो गए। ये अधिमांग की स्थिति में हमने क्या किया? साख की मात्रा को कम करने का प्रयास किया है, और मंदी की स्थिति में हमने साख का विस्तार किया है। ठीक है, मंदी की स्थिति में हमने मुद्रा की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया है, तो उसे हम साख का विस्तार कहेंगे, और मुद्रास्फीति के समय हमने मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास किया है, इसलिए उसे साख संकुचन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है रेपो दर, रेपो रेट। रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकाल के लिए उधार लेते हैं। ध्यान दें, बैंक दर और रेपो दर में केवल एक ही अंतर है कि बैंक दर तो क्या दीर्घ काल के लिए जब पैसा उधार ले रहे थे तब लग रही थी, जबकि रेपो दर अल्पकाल के लिए लग रही है। अल्पकाल, रेपो दर का संबंध अल्पकाल से है, जबकि बैंक दर का संबंध दीर्घकाल से है, और दोनों ही स्थिति में बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। बस अंतर ये हो गया कि रेपो दर में वो अल्पकाल के लिए उधार लेते हैं और बैंक रेट में वो दीर्घकाल के लिए लेते हैं। यह एक पुनः खरीद दर, रीपर्चेज रेट, रेपो रेट होती है। पुनः खरीद समझौते पर केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, और उस पर लिखा होता है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित कीमत पर निश्चित तिथि को सरकारी प्रतिभूतियां पुनः खरीदी जा सकती हैं, इसलिए इसे पुनः खरीद दर भी कहते हैं। अब देखिए, यदि बाजार में मुद्रास्फीति हो, आधिक्य मांग हो, पैसा ज्यादा हो, तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करेगा? मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए रेपो दर को बढ़ा देगा। जैसे बैंक रेट को बढ़ाई थी वैसे रेपो दर को बढ़ा देगा, जिसके कारण बाजार की ब्याज दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और लोग ऋण की लागत बढ़ जाने के कारण कम ऋण लेंगे, और कम ऋण लेंगे तो उसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे मांग में कमी होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा।
ऐसे ही यदि बाजार में मंदी हो, न्यून मांग की स्थिति होती है, तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम है। और अगर मुद्रा की मात्रा कम है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए रेपो रेट को घटा देगा। और जैसे ही रेपो रेट घटेगी, जिसके कारण बाजार की ब्याज दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी बाजार की ब्याज दर भी। और लोग ऋण की लागत कम होने के कारण क्या करेंगे, ज्यादा ऋण लेंगे, अधिक ऋण लेंगे। उसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में वृद्धि होगी और मंदी पर नियंत्रण हो जाएगा। यहां ध्यान दें, एक शब्द आ रहा है ऋण की लागत। ऋण की लागत का मतलब मैंने पहले भी बताया है, ऋण की लागत का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट है विपरीत रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। यह एक विपरीत पुनः खरीद दर, रिवर्स रीपर्चेज रेट RRR होती है। केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों की अल्पकाल के लिए जमा स्वीकार करता है, ध्यान दें, बैंकों के पास जो फालतू पड़ा जो कोष होता है, वाणिज्यिक बैंक अपने फालतू पड़े कोषों को केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देता है और उससे ब्याज आय प्राप्त करता है। और ये जो ब्याज होता है, इस ब्याज दर को ही विपरीत रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यिक बैंक कुछ पैसा जो उसके पास फालतू होता है वो केंद्रीय बैंक को दे देता है और बदले में केंद्रीय बैंक उस पर एक थोड़ा बहुत ब्याज उसे दे देता है ताकि बैंक को नुकसान ना हो। इसे ही विपरीत रेपो रेट कहते हैं। इसका असर देखिए, यदि बाजार में मुद्रास्फीति अधिक मांग है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक क्या करेगा, विपरीत रेपो दर को बढ़ा देगा, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंक ब्याज आय अर्जित करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास अपना कोष ज्यादा जमा कराएंगे। फलस्वरूप क्या होगा, वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा कम रहेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा तो कहां जमा करा दिया, केंद्रीय बैंक को। तो जैसे ही क्षमता कम होगी उनकी ऋण देने की, वह लोगों को कम ऋण दे पाएंगे। उसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे मांग में भी कमी होगी और अंततः मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। फिर ऐसे ही यदि बाजार में मंदी, न्यून मांग की स्थिति होती है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक विपरीत रेपो दर को घटा देगा, जिसके कारण क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक ब्याज आय अर्जित करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास अपना कोष जमा नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम ब्याज मिलेगा। पहले की तुलना में अगर ब्याज कम मिलेगा वाणिज्यिक बैंक को, तो वाणिज्यिक बैंक अपना पैसा आरबीआई को क्यों देंगे, नहीं देंगे। फलस्वरूप वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा रह जाएगा और वह लोगों को ज्यादा ऋण देंगे, अधिक ऋण देंगे। उसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में भी वृद्धि होगी और मंदी की स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास कानूनी रूप से जमा करना होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात या नकद रिजर्व अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशो। वर्तमान में भारत में CRR 3% है। आप इसे देख लें डाटा को, ये चेंज होता रहता है। अब देखते हैं CRR का प्रभाव क्या रहेगा। यदि बाजार में मुद्रास्फीति अधिक मांग है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए CRR को बढ़ा देगा और जैसे ही CRR बढ़ेगी तो उसके कारण वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का पहले की तुलना में अधिक भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना होगा। मान लीजिए पहले 10% था CRR, तो 1 लाख का 10,000 रुपए उसे आरबीआई को देना पड़ रहा था, और अब मान लीजिए 20% कर दिया जाए उसे 10% की जगह, तो बैंक को 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए आरबीआई को देना पड़ेगा। तो उसके पास कितना बचेगा, मात्र 80,000 ही। तो वो कम लोन दे पाएगा ना, तो ये स्थिति है।
उसके कारण वाणिज्यिक बैंक लोगों को ऋण कम दे पाएंगे। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे मांग में कमी होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान दें, मुद्रास्फीति को कम करना है तो सारा खेल किस चीज का है? मुद्रा की मात्रा कैसे कम करें इसका। तो हम ये सारा काम यही कर रहे हैं। यदि बाजार में मंदी है, न्यून मांग की स्थिति होती है, तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम है। मंदी का अर्थ क्या है? कि मुद्रा कम है मार्केट में। तो क्या करते हैं मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए? ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिए CRR को घटा देगा, जिसके कारण वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कम भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होगा। मान लीजिए पहले 10% था तो उसे 10,000 रुपए जमा कराना पड़ रहा था। अब कम कर दिया, उसको CRR को घटा दिया, तो क्या होगा? मान लीजिए घटाकर 5% कर दिया, तो अब वो केवल 5% यानी कि 5,000 रुपए ही जमा कराएगा। बाकी का 95,000 रुपए वो लोन दे सकता है। तो जितना ज्यादा लोन देगा उतना ही ज्यादा मार्केट में पैसा आता है। उसके कारण वाणिज्यिक बैंक लोगों को ऋण अधिक दे पाएंगे। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में भी वृद्धि होगी और मंदी की स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगा। यह है CRR के प्रभाव। नंबर 5, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी रूप से रखना होता है। ध्यान दें, वो कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग था CRR, ये है कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत भाग। CRR केंद्रीय बैंक को दिया जाता था, जबकि SLR बैंक अपने पास रखता है। ये है दोनों में अंतर। तरल परिसंपत्तियों में नकद भी हो सकता है, स्वर्ण भी हो सकता है और बाहर मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां भी हो सकती है। यानी कि SLR के रूप में केंद्रीय बैंक के आदेश के अनुसार वाणिज्यिक बैंक को अपने पास नकद भी रखना होगा, स्वर्ण भी रखना होगा और बाहर मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां भी वो रख सकता है। इन तीनों रूप में वो अपने पास तरल परिसंपत्तियां रख सकता है। वर्तमान में भारत में SLR 18% है। अब देखते हैं SLR के प्रभाव। यदि बाजार में मुद्रास्फीति अधिक मांग है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, अधिक है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए SLR को बढ़ा देगा। जैसे ही SLR बढ़ेगी, उसके कारण वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल परिसंपत्तियों का ज्यादा भाग, अधिक भाग अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में अनिवार्य रूप से रखना होगा। उसके कारण वाणिज्यिक बैंक लोगों को ऋण कम दे पाएंगे। क्यों कम दे पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए पहले 10% था SLR, तो 1 लाख का 10,000 उसे अपने पास रखना पड़ रहा था तरल रूप में, ठीक है, तरल परिसंपत्तियों के रूप में। और अब मान लीजिए उसने 10% से बढ़ाकर SLR को कर दिया 20%, तो उसे अब 20,000 अपने पास रखना होगा। तो यानी कि जितना वो अपने पास रखेगा ऋण कम दे पाएगा, और ऋण कम देगा, जितना ऋण कम देगा उतना ही वो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि जितना ऋण कम होगा लोग कम ऋण लेंगे, तो फलस्वरूप मुद्रा की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी मार्केट में। और मांग, अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो मांग में भी कमी हो जाएगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। यदि बाजार में मंदी, न्यून मांग की स्थिति होती है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिए SLR को घटा देगा। इस बार क्या करेगा? RBI इस बार SLR को घटा देगा, और जैसे ही SLR को घटाएगा उसके कारण क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल परिसंपत्तियों का कम भाग, पहले की तुलना में कम भाग अपने पास रखना पड़ेगा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसके कारण वाणिज्यिक बैंक लोगों को ऋण ज्यादा दे पाएंगे। जैसे ही SLR घटी, वाणिज्यिक बैंक अब लोगों को ज्यादा ऋण दे पाएंगे, क्योंकि उनको अपने पास पैसा रखने की जरूरत नहीं है, तो वो सारा पैसा किसको दे देंगे? लोगों को ऋण के रूप में। तो जैसे ही ज्यादा ऋण देंगे,
फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी, और जिससे मांग में भी वृद्धि होगी और मंदी की स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगा। नंबर 6, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसे खुला बाजार परिचालन OMO भी कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की ओर से प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचने और खरीदने से है। जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उसे खरीदना और बेचना ही खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। देखिए इसके प्रभाव, यदि बाजार में मुद्रास्फीति या अधिक मांग है तो इसका अर्थ है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा। तो जैसे ही सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा केंद्रीय बैंक, जिसके कारण मुद्रा जनता के पास से निकलकर कहां जाएगी, केंद्रीय बैंक के पास। क्यों? क्योंकि जनता सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगी तो जनता पैसा किसको देगी, केंद्रीय बैंक को। तो इसलिए जनता के पास से मुद्रा निकलकर कहां जाएगी, केंद्रीय बैंक के पास। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी और उससे मांग में भी कमी होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार यदि बाजार में मंदी, न्यून मांग की स्थिति होती है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या है, पहले से ही कम है मुद्रा की मात्रा। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। अब क्या करेगा, वो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब केंद्रीय बैंक चीज खरीदेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, तो बदले में क्या देगा, वो पैसा देगा लोगों को, जिसके कारण मुद्रा केंद्रीय बैंक के पास से निकलकर जनता के पास चली जाएगी। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में भी वृद्धि होगी और मंदी की स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 7वां पॉइंट है मौद्रिक नीति का सीमांत स्थायी सुविधा। आपने ये टॉपिक कहीं नहीं देखा होगा, किसी भी बुक में नहीं देखा होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी नए इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। ये आप RBI की साइट पर जाएंगे तो आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति 2011-12 में सीमांत स्थायी सुविधा MSF शुरू की थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिन्हें हम शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक से वर्तमान रेपो दर से 1% अधिक ब्याज दर पर पैसा उधार ले सकते हैं। किससे? रेपो दर से 1% अधिक पर ब्याज दर पर पैसा उधार ले सकते हैं। यद्यपि उधार लेने की व्यवस्था रेपो रेट जैसी है, सेम रेपो रेट जैसा ही है, अल्पकाल के लिए उधार लिया जाएगा। बैंकों में अचानक नकदी तरलता की भारी कमी आ जाने पर MSF के माध्यम से RBI से धन उधार लिया जाता है। जैसे रेपो रेट में क्या होता था, रेपो रेट में भी उधार लेते थे वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए RBI से, वैसे ही MSF में भी अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंक उधार लेते हैं RBI से, लेकिन रेपो रेट से 1% ज्यादा ब्याज देना पड़ता है वाणिज्यिक बैंकों को। और ये कब लेते हैं? जब बैंकों में अचानक से कोई नकदी की प्रॉब्लम आ जाए, कोई बहुत सारे ग्राहक आ जाए, या कोई बैंक किसी नकदी के संकट में आ जाए, तरलता की भारी कमी हो जाए, तो उस दौरान वो MSF के माध्यम से RBI से धन उधार ले लेते हैं। ये लोन शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, जिन्हें सिर्फ एक दिन के लिए लिया जाता है। वर्तमान में भारत में MSF 4.25% है, तो ये भी मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों की जो साख क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है समय पर, या वो जब आपातकाल आ जाता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनके ऊपर संकट आ जाता है, तब उस दौरान उनकी मदद की जाती है। तो ये 7वां पॉइंट हो गया मौद्रिक नीति का हमारा। अब 8वां पॉइंट देखते हैं, बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम MSS। 2003 में डॉलर एक्सचेंज रेट में अस्थिरता के कारण रुपया कमजोर हो गया था। 2003 में क्या हुआ था, डॉलर एक्सचेंज रेट में हमारा जो रुपया है, मनी, हमारी रुपए, उसकी वैल्यू बहुत घट गई थी। तब RBI ने डॉलर खरीदना शुरू किया था
तब आरबीआई ने क्या चालू कर दिया, ओपन मार्केट से डॉलर खरीदना स्टार्ट कर दिया। आरबीआई ने अपने सिक्योरिटीज को बेचकर डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। जो उसके पास सिक्योरिटीज होती है, प्रतिभूतियां होती है, उसको बेचकर क्या खरीदा, डॉलर। एक समय ऐसा आया कि आरबीआई के पास कुछ भी सिक्योरिटी नहीं बची, प्रतिभूतियां नहीं बची, और अगर आरबीआई डॉलर नहीं खरीदती तो रुपए की कीमत कम हो सकती थी। आरबीआई ने डॉलर क्यों खरीदा, ताकि रुपए की कीमत को रोका जा सके घटने से। तो इसलिए आरबीआई ने डॉलर खरीदना चालू कर दिया, तो उसके पास सिक्योरिटीज नहीं बची, बेचते बेचते उसके पास सिक्योरिटी बची नहीं। तब मार्केट में पैसों की लिक्विडिटी रखने के लिए 2004 में आरबीआई ने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किया, अनुबंध किया, और एक नई स्कीम एमएसएस नाम से लॉन्च की गई। इस स्कीम के अनुसार आरबीआई सरकार के नाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर सकता था। तो ये गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में अग्रीमेंट हुआ, आरबीआई सरकार के नाम पर सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सकता है। ये सौदा हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरह से। क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई थी, सिक्योरिटी सारी बेच दी थी आरबीआई ने डॉलर खरीदने के लिए, इसलिए ये स्कीम लाई गई। अब है नौवां, मौद्रिक नीति का नौवां पॉइंट, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। ये क्या है, ये भी देख लेते हैं। इसे चल निधि समायोजन सुविधा भी कहते हैं। 1998 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए नरसिम्हा कमेटी बनी, जिसने एलएएफ को लागू करने की सिफारिश की थी। 1999 में आरबीआई ने अंतरिम एलएएफ पेश किया और 2000 में आरबीआई ने एलएएफ सुविधा को प्रारंभ कर दिया। एलएएफ के जरिए बैंक किसी भी आपात स्थिति के लिए या सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए आरबीआई से पैसा उधार ले सकते हैं। ये क्या है एलएएफ स्कीम, कि या तो कोई इमरजेंसी हो वाणिज्यिक बैंकों को, या मान लीजिए उसके पास सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं बचा, तो वो क्या करेगा, आरबीआई से उधार लेके आरबीआई को सीआरआर के रूप में दे देगा और एसएलआर के रूप में खुद के पास रख लेगा। तो ये इसके तहत काम होता है। एलएएफ के अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों, जिन्हें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, की नीलामी करता है। न्यूनतम बोली प्रक्रिया की राशि, बिडिंग अमाउंट 5 करोड़ रुपए की होती है। बैंक जितनी चाहे उतनी रकम उधार के रूप में ले सकता है, जब तक उसके पास प्रतिभूति बेचने की क्षमता है। जब तक वाणिज्यिक बैंक, जब तक बैंकों के पास सिक्योरिटी है, उनके पास जो प्रतिभूतियां हैं, अगर उनके पास बेचने के लिए है, तो वो उनको बेचकर चाहे जितनी रकम उधार ले सकते हैं। एसएलआर कोटा को बैंक सिक्योरिटी के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता। जो एसएलआर के लिए कोटा रखा जाएगा, राशि रखी जाएगी, उसको बैंक सिक्योरिटी के रूप में या जमानत के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकता है लोन लेने के लिए आरबीआई से। तो इस स्कीम को कहा गया एलएएफ, तरलता समायोजन सुविधा। तो ये भी मौद्रिक नीति का हिस्सा है। बी, गुणात्मक साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंतर्गत उन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिनसे देश में मुद्रा की मात्रा नियंत्रित नहीं की जाती। ध्यान दें, मात्रात्मक उपकरणों से तो क्या किया जा रहा था, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित किया जा रहा था, जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय जो हैं उनसे मुद्रा की मात्रा नियंत्रित नहीं की जाती, बल्कि साख या मुद्रा की दिशा निर्धारित की जाती है। इसमें हम दिशा तय करते हैं, मात्रा तय नहीं करते। गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं होता, अपितु उसके विभिन्न उपयोगों पर नियंत्रण करना होता है, ताकि साख का उपयोग वांछित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के और विकास के लक्ष्यों के अनुकूल हो सके। इसे ही चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। आइए देखते हैं अब। पहला है सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सीमांत आवश्यकता से अभिप्राय बैंक द्वारा दिए गए ऋण तथा ऋण के लिए रखी गई जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य का अंतर है। इसे ऋण की सीमांत आवश्यकता भी कहते हैं। जैसे माना सीमांत आवश्यकता 10% है, सपोज कर लो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है 10%। तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति 1 लाख की चीज बैंक के पास गिरवी रखने आता है, मान लीजिए आपने 1 लाख की चीज गिरवी रखी बैंक को, तो उसका 10% कितना हुआ 10,000 रुपए।
तो 10,000 रुपए रखकर बैंक बाकी का 90% क्या करेगा, 90% यानी कि 90,000 का ऋण ग्राहक को प्रदान कर देगा। तो सरल सी भाषा में मैं बताऊं, मान लीजिए आप लोन लेने गए बैंक के पास और सीमांत आवश्यकता 10% है, तो बैंक क्या करेगा, आपने 1 लाख की चीज गिरवी रखी तो 1 लाख का लोन नहीं देगा, वो कितने का लोन देगा, 10% काट के 90,000 का लोन। तो इसे ही सीमांत आवश्यकता कहते हैं। यदि बाजार में मुद्रास्फीति होती है तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए सीमांत आवश्यकता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जैसे ही सीमांत आवश्यकता बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप बैंक ग्राहक को कम लोन दे पाएंगे, क्योंकि अभी मान लीजिए 10% थी सीमांत आवश्यकता तो आपको 90,000 का लोन मिला, फिर सीमांत आवश्यकता बढ़कर अगर 20% हो जाए तो आपको 80,000 का लोन मिलेगा। सीमांत आवश्यकता और लोन में ऋणात्मक संबंध होता है, तो इसलिए सीमांत आवश्यकता बढ़ेगी तो बैंक ग्राहक को लोन कम देंगे। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे मांग में भी कमी होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। यदि बाजार में मंदी, न्यून मांग की स्थिति होती है तो उसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के लिए सीमांत आवश्यकता को क्या कर देगा, घटा देगा। और जैसे ही सीमांत आवश्यकता घटेगी, उसके परिणाम स्वरूप बैंक ग्राहक को अधिक लोन दे पाएंगे। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में भी वृद्धि होगी और मंदी की स्थिति पर भी नियंत्रण आ जाएगा। सरल सी भाषा में कि हम कहें तो यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ सीमांत आवश्यकता को घटाया गया है। पहले मान लीजिए 10% थी तो आपको 90,000 का लोन मिला था, अब घटाकर मान लीजिए 5% कर दी जाए तो आपको कितने का लोन मिल जाएगा, 95,000 का। तो जैसे ही सीमांत आवश्यकता घटी, आपको लोन ज्यादा मिल पाएगा और ज्यादा लोन मिलेगा तो आप ज्यादा मार्केट में पैसा आ गया, तो इससे मंदी दूर हो जाती है। फिर है दूसरा, साख की राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। केंद्रीय बैंक द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए साख की अधिकतम सीमा या साख की मात्रा का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। इसी को हम साख की राशनिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है साख की जो मात्रा होती है ना, कि कितना लोन दिया जाएगा, उसका कोटा निर्धारित कर देते हैं कि इस एरिया में इससे कम लोन नहीं दिया जाएगा या इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ऐसे करके केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की गई साख की मात्रा से अधिक ऋण वाणिज्यिक बैंक किसी भी क्षेत्र को प्रदान नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए स्टील सेक्टर के लिए कह दिया कि स्टील सेक्टर में आप 1 लाख करोड़ का लोन दे सकते हो, तो ये सीधा का सीधा क्या कर दिया, कोटा निर्धारित कर दिया कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन आप किसी भी सूरत में नहीं दोगे स्टील सेक्टर को, ये फिक्स हो गया। इसी को साख की राशनिंग कहते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में लोन की क्या हो जाती है, सीमा निर्धारित हो जाती है। जिस क्षेत्र में मुद्रास्फीति ज्यादा होती है, ध्यान दें, जिस क्षेत्र में मुद्रास्फीति, महंगाई ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में साख का कोटा घटा दिया जाता है, जबकि मंदी की स्थिति वाले क्षेत्रों में साख का कोटा बढ़ा दिया जाता है। नंबर 3, नैतिक दबाव, मोरल शोषण। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का सरताज होने, अंतिम ऋणदाता होने तथा उनके नकद कोषों का संरक्षण होने के कारण वाणिज्यिक बैंकों पर अपना नैतिक दबाव और प्रभाव डालकर भी उन्हें निश्चित दिशा में साख नियंत्रण का आग्रह कर सकता है। जिस प्रकार पिता का कहना बच्चे नहीं टालते हैं, उसी प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश भी वाणिज्यिक बैंक नहीं टालते हैं, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है, सरताज है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।